बंद कर दिया क्या? पानी इधर बीच में गिरने देते तुम लोग आ जाते हैं। एमबीसी का भेजा है? भेजेगा किसी का मिल गया ये मैं नहीं लिख रहा। फ्लूइड्स का मिला चाहिए वो कहाँ है? चल अभी रॉड को ऐसा करो, रोटेट करवाओ। केस नंबर 7 में रॉड को रोटेट करवा दो। Rotation of a rod in a magnetic field, conducting rod. Rotation of a conducting rod in a magnetic field about its one end. पहले उसकी किसी एक एंड क्या क्रॉस करते हैं। लेट्स से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रॉड रोटेट कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड पी में। रॉड की लेंथ एल अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। मोशन अंगूठा फील्ड फोर फिंगर, तो मिडिल फिंगर जा रही B2 है, यानी A एट हाई पोटेंशियल एंड B एट लो पोटेंशियल करा जाएगा। तो वापस उसी मेथड से करता हूँ। जब रॉड यहीं थी t=0 पर तो कोई एरिया ट्रेवल नहीं किया, फिर टाइम पकड़ लेता हूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में फिर रॉड अगर घूम के यहाँ आ गई तो ये एंगल खुद ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो यानी 1 सेकेंड में उसने कितना एरिया ट्रेवल किया,
यानी A2 हो जाएगा हाफ थीटा आर स्क्वायर, यानी ओमेगा नहीं, अभी L मत रखो, उसको R के फॉर्म में फॉर्मूला बनाते हैं अपन, बताता हूँ क्यों। रेडियस मान ली R है, तो लेकर हाफ थीटा आर स्क्वायर, वापस एरिया वेक्टर अंदर, तो एंगल 0, कोई नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, तो E इन मैग्नीट्यूड n d cos 0 A2 minus A1 upon delta d, यानी इन मैग्नीट्यूड इट इज हाफ d ओमेगा r स्क्वायर। अब रोटेशन के लिए एक ही फॉर्मूला बना के रखो बस अपने पास, आगे कितने भी कैसे हो सबके लिए बस एक हाफ b ओमेगा r स्क्वायर इज द EMF डेवलप बिटवीन द बोथ एंड्स, या बिटवीन सेंटर एंड रिंग। अब बात आ रही है कि पॉइंट्स के पोटेंशियल, तो भाई ए पॉइंट तो सेंटर पे बेस पे है, वो चली का रहा है, तो उसका पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है, तो ये EMF A और B के बीच का PD है, यानी ये पूरा का पूरा EMF B को मिलेगा नेगेटिव में, उसको लो बनाना है ना। अगर A हाई है और 0 है तो ये पूरी वैल्यू किसको मिलेगी, B को, B एंड B। अब R की जगह L रख दो, तो माइनस B ओमेगा L, तो ये A और B पॉइंट के पोटेंशियल आ गए। अब अगर इसमें वो ऐसे घूम रही होती अबाउट इट्स सेंटर, तो अपने सेंटर के अबाउट अगर घूमेगी तो ऐसा होगा डायग्राम फिर मैग्नेटिक फील्ड B में रोटेट होना शुरू किया, फिर वो 1 सेकंड में ऐसा घुमाऊंगा, तो अब जो EMF डेवलप होगा वो O और B, O और A के बीच में होगा ना, अलग अलग 2 EMF डेवलप होंगे ना, OB और OA के बीच में, तो OB का फॉर्मूला फिर से ये लगाएंगे, बस R क्या हो जाएगी, L/2। पर ये तो फॉर्मूला जनरल ही रहेगा ना, आप फॉर्मूला एक ही बना के रखो कि EMF will be developed across OB will be equal to EMF developed across OA will be equal to half B ओमेगा। अब अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की बारी आई, तो V एट 0 वोल्ट सेंटर रेस्ट पे है, B जिस स्पीड चल रहा है उसी स्पीड से A भी टेंजेंट चल रहा है था, तो दोनों पे सेम पोटेंशियल आएगा, दोनों लो पोटेंशियल पर हैं, तो B A इक्वल टू BB इक्वल टू ये पूरी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और अब R की जगह क्या रख दो, L/2, तो L स्क्वायर बाय 4 टू द 8, तो माइनस 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल हो जाएगी इस डायग्राम के लिए। अब तुम्हारी प्रॉब्लम में अगर क्रॉस फील्ड हुआ, डॉट फील्ड हुआ, तो उसके हिसाब से बदला सकते, तो लॉ फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ये दोनों हाई पे आ जाएंगे, ये लो पर आ जाएगा, तो ये सब प्लस में आएगा। हो सकता है क्रॉस में क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो टेंजेंट बदल जाएगा, तो तुम तुम्हारे न्यूमेरिकल के डायग्राम से लगा के पता करना है साइन क्या आएंगे। ये आई जैसे बोला कि एक रॉड को सी पॉइंट पे पाइवट कर रखा है, ऐसा लटका रखा, बोला ये L/3 लेंथ है, तो इधर वाली, और ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, और उस पाइवट के अबाउट रॉड को घुमा रहे हैं, दिक्कत, तो रोटेशन ऑफ डायग्राम दे रखा, रोटेशन इस तरह से घुमा रहा है, ठीक। इसको मोर देन वन में पूछा था, मिलेगा बुक में, मोर देन वन का एग्जाम पे क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिख दिया कि VA माइनस VC, VC माइनस VA, VA माइनस VB, VB माइनस VA, कुछ वैल्यू लिख के दे दिया था। तो ये सब आंसर हम चेक कर लेंगे अगर अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल आ जाए, तो B एट C तो समझ में आ रहा है, पाइवट है, ठीक, C और B का बताओ, डायग्राम पैटर्न के हिसाब से बताओ, 3D है, हवा में रोने दो, फिर उसको हमारी समझ में आएगा, फिर हवा में करो, यहाँ से लटका रखा है और ऐसा एरो बनाया है, यानी ऊपर से देखने में मुझे ऐसे घूम रही है, फील्ड नीचे जा रहा है, तो टेंजेंट फील्ड C हाई A लो,
इसका इधर सी हाई बी लो, यानी दोनों ही लो पर आ रहे हैं, यानी बी है बी नेगेटिव में मिलेगा। और जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, बस आर की जगह इधर वाले के लिए क्या लिखूंगा, तो एल स्क्वायर बाय 9, तो 1/18 नेगेटिव में, उधर 2/3 तो 4/18 नेगेटिव में। और एक बार तीनों आ गए फिर चेक कर लेंगे कौन सा करेक्ट है। नहीं आई कोई दिक्कत, चल पे छप सर्किट कंप्लीट कर दे, वायर ज्वाइन करके आर रेजिस्टेंस। अगर ए और बी के क्रॉस करोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, किधर रहेगा। अगर ओ और ए के बीच में करोगे तो होगा, ओ और बी के बीच में करोगे करेक्ट तो भी होगा, पर ए और बी के क्रॉस करने पे नहीं। हाँ, उधर वाले डायग्राम में तो किसी के भी क्रॉस करने करो करंट फ्लो होके ही रहेगा, तीनों के अलग अलग पोटेंशियल है, ए सी और बी तीनों। तो वो तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कितने ओम का रेजिस्टेंस दिया है क्या है, वो अपन करते हैं क्वेश्चन ले रहे हैं। जी बोलो।
खोले हो तो शायद मैंने एगुलो खोल दिया ना। वर्मा जी में देखो रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन 59, 60, 61, 62 चारों एक ही क्वेश्चन है। 59 से 62 चारों एक ही कॉलम को बस अपडेट करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते। तो हर टाइप की कॉलम इन चार के अंदर आ गई। निकल गए चारों निपटा दो फटाफट। जो ओरली हो रहा है उसको ओरली करो। 59 से स्टार्ट करो। HCV का पार्ट 2 मुझे जरा फॉरवर्ड करो ना कोई। थोड़ा सा पार्ट 2 फॉरवर्ड करो। कौन भेजा? PDF का पेज नंबर क्या है? Like 59 में shows a conducting circular loop, radius A, placed in a uniform perpendicular magnetic field B. A thick metal rod OA pivoted at the center. The other end of the rod touches the loop at A. The center O and fixed point C on the loop are connected by a wire
OC of resistance R. A force is applied at the middle point of the rod OA perpendicularly so that the rod rotates clockwise at a uniform angular velocity omega. Find that force. रॉड OA पर जैसे आप सॉरी ये वर्टिकल फ्रेम में नहीं घूम रही बार, ठीक है वर्टिकल फ्रेम मतलब भी आगे आएगा, 62वां क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, ये रॉड अभी हॉरिजॉन्टल ही घूम रही है और कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले मिलेंगे mg का रोल आ जाएगा, तो अभी देखते हैं। पर ये तो सादा रोटेशन है, ऐसे कैसे? हाँ बस ये रॉड यहाँ की बजाय डायग्राम में ऐसे दिखाया है और एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है C, जिसपे रेजिस्टेंस कितना है R ओम, और ये जो सर्कुलर लूप है वो रेजिस्टेंस लेस है आई थिंक। हाँ फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस नहीं है, सेकंड वाले में है। हाँ लूप का कोई रेजिस्टेंस नहीं बताया, सिर्फ वो O से C तक के वायर का बताया और कंडक्टिंग है ये, तो जैसे ही ये चलेगी OA अरे ऐसा चला रहे ऐसा क्रॉस फील्ड है ए हाई, तो यानी ऐसी एक EMF डेवलप होगी, ये चल रहा है और उस EMF से अब करंट फ्लो होगा और ऐसा होगा इधर से निकल के अब इस सर्कुलर लूप में बोलो कैसा आएगा, कहां से जाएगा? ये सर्कुलर लूप का सारा वायर पकड़ के एक चुटिया बना दो एक पॉइंट पर, सब सेम पोटेंशियल पर है नहीं? यहाँ तक सब सेम पोटेंशियल है ना? नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो सब पकड़ के एक ही वायर कर सकते एक पॉइंट पे यहाँ पर, तो करंट ऐसी उस पॉइंट से होते हुए R ओम से ऐसी फ्लो होती रहेगी। समझ में आया? तो जो करंट फ्लो होगी वो P/R होगी और जैसे ही करंट आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड आ गई। अपन ने लास्ट टाइम में आपको कोने में ले आके फॉर्मूला बता चुका हूँ फोर्स के, जो अभी चालू नहीं हो आपका फोर्स बिल आया, तो यहाँ बिल लगना शुरू हो जाएगा, तो बिल देखो कैसा आ रहा है, अरे ऊपर अपने मोशन को अपोज करता हुआ आ रहा है, ऊपर नहीं है वैसे ही है कोई दिक्कत। और क्या कंडीशन क्या थी? कांस्टेंट ओमेगा से चलवाना थी, तो यानी ये F एग्जैक्टली FM के बराबर होना चाहिए, तो बस F इक्वल टू FM और FM का फॉर्मूला बिल sin थीटा में थीटा 90 sin 91, तो BI I is E by R और E by R में E is हाफ B ओमेगा A है, तो हाफ B ओमेगा A स्क्वायर अपॉन R, तो BI L इधर से अरे होगा, बस ये सब जाएगा समझ में आई? तो ये तो हो गया 59। 60 में देखो क्या गाड़ी की है F, ये जो F है वो FM के बराबर होना चाहिए, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट ओमेगा से चलती रहेगी ना, फिर ओमेगा कांस्टेंट बोला तो F इक्वल टू FM और FM का फॉर्मूला क्या लगा दिया BIL। नहीं आया
60 में देखो क्या हो रहा है, 60 में क्या गाड़ी है, नहीं, अब की बार ओ सी पर 0 है, ये वाला 0 कर दिया है और सर्कुलर लूप का वायर का रेजिस्टेंस दे दिया है और यूनिफॉर्म है पूरा वायर की लेंथ पर। The rod OA meant to rotate with uniform angular velocity omega h and the figure find the current in the rod, angle AOC जब 90 हो, angle तो यानी एंगल AOC ये वाला एंगल, मतलब इस वायर को सीधे कर लो इस पार्ट पर, और ऐसा कनेक्ट कर ले, सही ना हो, तो ये एंगल AOC कितना होना चाहिए, 9, यानी ये वाली आर्क 1/4 है और ये वाली आर्क, तो इधर वाली आर्क का रेजिस्टेंस R/4, इधर वाली आर्क का रेजिस्टेंस EMF तो तब भी ही डेवलप होगा ना ऐसा, करंट तो ऐसे ही रहेगा, जब करंट यहाँ आएगा तब दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक R/4 रेजिस्टेंस पे और एक 3R/4, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाना चाहो तो कैसा बनेगा, एक सेल उसमें से करंट निकलकर दो रेजिस्टेंस में से बटेगी, एक तरफ R/4 एक तरफ 3R/4, और फिर C पॉइंट पर आकर वापस सेल में आ जाएगी, जैसे अब चल रहे, तो ऐसा डायग्राम हो गया ना ये, तो निकालना क्या था, तो निकाल दो R/4 3R/4 का पैरेलल, समझ भाई, ये R/4 3R/4 का पैरेलल सॉल्व कर देंगे, 90 into 270 into R/90 plus 270, ऐड करा करो मेथड से। जब भी दुनिया की कोई आर्क हो थीटा एंगल की, तो उस दो पॉइंट के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, थीटा इंटू 360 माइनस थीटा इंटू R/360 का स्क्वायर, रेडियन में करना हो तो रेडियन में करो, तो आप डिग्री में करना ना, वो इजी पड़ता है ना, एक तरफ की आर्क का एंगल इंटू दूसरी तरफ की आर्क का एंगल इंटू R/360 का स्क्वायर, तो 90 इंटू 270 इंटू R/360 इंटू 360, तो कितना हो गया, 90 इंटू 270 इंटू R/360 360, 94 जा 93 जा 94 जा 3R/16, समझा। दुनिया की कोई भी क्लोज सर्किट हो, पॉलीगोनल सर्किट, सर्कल भी तो क्लोज ही है, अगर पॉलीगोनल भी होता है कहीं पर, जैसे ऑक्टागन 8 साइड है और बोला सेल 3 साइड के क्रॉस लगेंगे, ऐसे लगेंगे, तो इधर 3 और इधर 5, ऐसे पार्ट में बढ़ी ना, तो 3 into 5 into R/3 plus 5 का स्क्वायर, 3 into 5 into R/3 plus 5 का स्क्वायर, सब मेंस लेवल के लिए इसे बना के रखा करो ना। चलो, तो ये हो गया आपका 60, अरे सबका हो गया, 61 वो भी हो गया, 62, अब वर्टिकल प्लेन में चला गया 62, 61 भी वर्टिकल था, हाँ दोनों वर्टिकल प्लेन के, यानी mg भी लगना शुरू हो गया।
आपके पास रेजिस्टेंस और सी वाले पार्ट पर है, वो ऐसे करके जब बनाते ना उसको सीधा बना दो ऐसा बाहर को। इस वाले पार्ट पर आर ओ है और ऐसे इस पर एक नॉर्मल फोर्स एफ लगा के कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहा है। तो बोल रहे हैं कि जब ये वर्ड इस लाइन से कितने एंगल पर आ जाएगा, आर एंगल पर, सॉरी थीटा एंगल पर ऐसा लिखा है। The rod is meant to rotate with a uniform angular velocity omega in the clockwise direction by applying a force at midpoint of OA in the direction perpendicular to it. तो इस तरह से यहाँ से जब फोर्स लगाया तो ऑलरेडी mg था ही, वर्टिकल फ्रेम आ गई अब, पर साथ में यहाँ से f भी लग रहा है, पर f तो हमेशा रॉड की लेंथ के क्या है, नीचे पे mg तो हमेशा ऐसा रहेगा ना। अरे पहले पढ़े नहीं पढ़े When the rod makes an angle theta from the vertical, पहले इस सिचुएशन पे निकालना है कि f क्या होगा। तो टॉप से कर दो उसके बाद, क्योंकि सेंटर O पर पाइवट है, नीचे पे भाई इस पोजीशन पर आने के बाद ऐसी सेल बनेगी इमेजिनरी, ऐसा करंट फ्लो करवा रही है, तो उस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ पी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आपकी बारी लूप का कोई रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है बस। अर्जुन भाई, तो ये करंट फ्लो होगा इस करंट से एफएम की वैल्यू क्या बनेगी, इसी में बस बी का मल्टीप्लाई कर दो और ए का, तो बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यूब बाई 2r, इतना मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा। तो इस पोजीशन पे कैसा होगा, करंट फील्ड अंदर और इधर आएगा, यानी ऐसा मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा नीचे पे। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तुम्हारे पास है, पर तुम्हें निकालना है जो फोर्स तुमने लगाया है एफ एक्स्ट्रा, उसके लिए यानी नेट टॉर्क क्या हो जाना चाहिए उस पॉइंट O के अबाउट इस सबका 0, यानी टॉर्क बैलेंस कर बोलो एफ का टॉर्क, नहीं एफ का टॉर्क डायरेक्शन बोलो, एफ का टॉर्क O के अबाउट, mg का टॉर्क, एफएम का टॉर्क, वो अकेला इन दोनों के टॉर्क से बैलेंस करो, हो गया सबका 62। उसमें 62 में क्या बोला, show the situation similar to previous part, all parameters are same except that a battery of अच्छा एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दिया। अब डायग्राम ऐसा नहीं है, इस पॉइंट से निकालकर एक ऐसी बैटरी लगा दी और उसको भी रियोस्टेट में डाल दिया, और रियोस्टेट का एक एंड सर्कुलर वायर पे लगा हुआ, ऐसा जोड़ दिया। Let theta be the angle made by the rod from the horizontal position shown in the figure, measured in the clockwise direction.
during the part of the motion from 0 to 45, the only forces acting on the rod are gravity and the force exerted by magnetic field and the pivot. However, during the part of the motion, the resistance R is varied in such a way that the rod continues to rotate with constant angular velocity. अच्छा, तो भाई साहब बाहर से अब की बार कोई फोर्स और अब की बार एंगल हॉरिजॉन्टल से है दिया है था, तो बस फोर्स दो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स और mg, तो mg का टॉर्क, fm का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल रहा है कि ये जो fm का फॉर्मूला बनेगा उसमें जो r है वो यहाँ से वेरी करवा रहा है। अगर नहीं करवाते तो क्या होता, मान लो एक कांस्टेंट r होता है यहाँ, तो बोलो क्या फर्क पड़ता अगर एक कांस्टेंट r ही रहता वहां पर? रॉड मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, तो किसके कारण वो एक्सीलरेट होता? एफएम की वजह से एक्सीलरेट नहीं होने वाला, एक्सीलरेट तो एमजी कर रहा है ना, वो चला था घुमाना। अरे एमजी करंट मेजर किया उसने, एफएम तो आ गया उसके रोटेशन करंट के कारण नहीं आई। तो mg का टॉर्क डेफिनेटली शुरू में कुछ fm से ज्यादा अगर हो गया तो वो एक्सीलरेट करता, तो मुझे fm का टॉर्क क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो fm का टॉर्क तब बढ़ेगा जब r घटेगा, तो रिएस्टेट को अंदर लाना पड़ेगा, रिएस्टेट चलाना पड़ेगा ना, ऐसा चलाना पड़ेगा कि वो हर बार mg और fm के टॉर्क को आपस में बैलेंस करके रखे, ऐसा बोला है। तो कौन सी कंडीशन पे r निकालना है? कौन सी कंडीशन, कितने एंगल पे? मैंने कहा था थीटा थीटा लेके करना, थीटा को थीटा ही मानना, वैल्यू कुछ भी नहीं है कि थीटा एंगल पे कहानी क्या हो, यानी अल्टीमेटली टॉ बाय fm इक्वल टू टॉ बाय mg करना है। तो fm का टॉर्क तो b स्क्वायर ओमेगा a क्यूब अपॉन 2r इंटू l बाय 2, सॉरी a बाय 2, और mg का टॉर्क mg को रिजॉल्व कर देंगे ऐसा, ये थीटा, तो कहाँ जाएगा थीटा? यहाँ पक्का, ये इसका परपेंडिकुलर है, नहीं इधर आएगा ना, अरे थीटा यहाँ, तो यहाँ आएगा ना थीटा, तो समझ में आया? ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, दो लाइन के बीच में जो एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल, तो इधर आएगा mg इंटू a बाय 2। अरे होगा तो हाँ, अरे मैंने तो वो देख लिया, अब ये तो बीम बजाता नहीं क्या उधर, कौन ने अलग बना के रख दिया? अरे ये भी तो है, देखो इधर यहाँ पर सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट देखो, ये वाला वायर तो रेजिस्टेंस लेस है, अरे है, तो उस केस में ये कांस्टेंट ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो रहा है, अरे सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी दोनों ईएमएफ क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, अरे सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी I क्या बनेगी, B ओमेगा A स्क्वायर प्लस 2E अपॉन 2R, अरे B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2 प्लस E अपॉन R,
ऐसी हाई बनेगी तो FM कैसा बनेगा? ये I इंटू B इंटू A, अरे ऐसा होगा? ये FM जब पैदा होगा तो फिर यहां पर तब भी A/2 तो दोनों से क्या होगा? अरे कटेगा, निकालना क्या है? आर को उधर भेज R को चेंज करो, देखो किस फॉर्म में जमाया वर्मा जी ने। अंदर मल्टीप्लाई करना है क्या B और A का? वैसे रहता है, ठीक वैसे रहता है। तो गलती से मेरे से भी इधर में वर्मा जी खोल रहा था पर इरोडो खुल गया था, और उसके से कॉल हो रहा था। मैं डाल रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट उसका, वो सब बोलते हुए वीडियो स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। अरे देखो मिला है स्क्रीनशॉट, और 295 3.295 सेम ही हो गया ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। कोई एक और पूछो। प्रॉपर्टी है और मारा कि जितने भी दिख रहे सामने सब ऑलरेडी केसेस का आपके ये हुए हैं। ये फिक्स
3.85 का क्वेश्चन कौन है? 298 298 करो। हाँ 3.298 इसका फिगर है 3.85। हुआ झाला काय झालं? काय म्हणतात? मराठी सांग. क्या होगा? क्या कह रहा है? बार शेप इन सेमी सर्कल radius A rotates about an axis O dash with an angular velocity omega in a uniform magnetic field of induction B. The rotation axis is perpendicular to the field direction. The total resistance in the circuit is equal to R, reflecting the magnetic field of the induced current. Find the mean amount of thermal power being generated in the loop during the rotational period. बट अब उसका भी तेज निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो सॉल्व वाल सब कैलकुलेट करके दिख रहा है बेटा. अरे इसमें सिखा देता है और जो इतना वो ये ऐसे होते हैं. सॉल्व कर लो. ये कौन सा है? तो सॉल्यूशन भी खराब है.
किया मतलब। अरे गूगल बाजी मत करो यार। एक मिनट, आंसर मेल पे जो भेजता हूँ। और 3 पॉइंट to Shivan. Where is Shivan? जो आंसर का की भेजा मैंने। अभी देखो। देखो आंसर की आई। अरे किसका आया था आंसर? देखा? वो आगे वाला फैक्टर अलग है, बाकी अंदर का बराबर है। वो बाकी 3 to 4 भी करना पड़ेगा। एक फुल रोटेशन के बाद हीट जनरेशन निकालना। पहले इस कॉलम को इतना बताओ कि एक सेमी सर्कल इस तरह से घूम रहा है किसी फील्ड में, तो ईएमएफ क्या डेवलप होगा किसी भी इंस्टेंट पर? ईएमएफ कितना डेवलप होगा? मतलब एट एनी इंस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के एंगल ट्रेवल निकाल लिया, तो जिस एंगल से घूम जाएगा वहां पर उसका फ्लक्स निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ आ जाएगा। और एक बार ईएमएफ आ गया तो E²/R dt, E²/R dt will be the heat generated in time interval dt। पर अपने को निकालना है एक फुल रोटेशन के लिए, तो फुल रोटेशन के लिए इसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि यहाँ पर हर इंस्टेंट पर वेरी होने वाला था, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। अरे समझ में आया? लगाओ पहले dt इंटरवल निकालो, E²/R into dt। हीट का कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? V²/RT। अरे I²RT, V²/RT। हाँ तो देखना मैंने आंसर की भेजी है। मेरा 1/8 आ रहा है, इसमें 1/2 है, बाकी सब राइट है। और मैं तो फ्लक्स निकाल के फिर उससे इंटीग्रेट करके सॉरी डिफरेंशिएट करके ई निकाला सब राइट है। इसकी लिमिट के बारे में सोचो, पावर जनरेशन कैसे लोगे? मीन पावर dt upon dt, t और 0 लिखा है। थोड़ा और थॉट लगाओ। मीन पावर बनाने के लिए क्या? हाँ? E²/R dt को इंटीग्रेट कितने टाइम के लिए किया? हाँ 0 से t बोलो ना, कैपिटल T, 0 से t तक के लिए इंटीग्रेट किया और फिर डिवाइड बाय टोटल। ये एवरेज पावर निकालनी है ना? क्या निकालनी है? एवरेज हीट, एवरेज पावर, एवरेज हीट निकालनी है।
आवर ना, टाइम से क्या डिवाइड किया? डिवाइड बाय dt, हाँ? p dt को इंटीग्रेट बाय dt। ये कौन सा तरीका है? ये क्या है? डी काटते हैं। अरे हाँ, इंटीग्रल 0 to t e square by r dt अपन तो अरे एवरेज पावर टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जैसे अपन एवरेज स्पीड में करते हैं कि नहीं? या तो उसमें तेरा क्या हो रहा है? नहीं आ रहा 4। तो इस तरह देखना ये किया है, वो तो किया है 1/8 पे जा रहा है, मतलब into 4 हो जाए तो फिर 1/2 करके आंसर आ जाए। जो कंडीशन है उसके हिसाब से पढ़ो ना बेटा। In one full rotation. फ्लक्स क्या बनाया है? टेन इंस्टेंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दी थी और दी है, यानी फ्लक्स कितना हो गया? P इंटू जितना भी एरिया ट्रेवल हुआ तो P इंटू रेडियस कितना है? हाँ, रेडियस है ना? ठीक है, यानी b इंटू पाई a स्क्वायर बाई 2 b a cos ओमेगा t। अरे ऐसा बनाया तो EMF क्या बनाया? माइनस d∅dt बोले तो b पाई a स्क्वायर ओमेगा बाई 2 साइन ओमेगा t। अरे बनाया, माइनस कर गया कॉस के डिफरेंशिएट से, तो यानी ई स्क्वायर बाय रेडियस आ रही है dt इंटीग्रल 0 t, तो b स्क्वायर पाई स्क्वायर a4 ओमेगा स्क्वायर बाय 4r
साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, तो वो 2 4 8 हो गया। 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी में सिर्फ 1 का बचेगा, cos 2 ओमेगा टी का फुल टाइम पीरियड के लिए वापस 0 हो जाएगा, और ऐसा बचेगा निचोड़ पे। क्या हो गया तेरा, क्या बचेगा? नहीं सर, यही आंसर है मेरा। हाँ यही आंसर है। यही आया हाँ यही है। एवरीवन। हीट का क्या आया था? टोटल हीट जनरेटेड। हाँ मैंने सीखा वो आई का तो वही होगा ना, ये भी करोगे तो यही आएगा। मैं ई स्क्वायर बाय आर से देखो, मैं आई से भी करता। अगर आई निकालते तो क्या होता? अरे यहाँ कौन पे आर लिखते तो आई स्क्वायर इंटू आर टी टी, तो वही तो आएगा एक्सप्रेशन में से। हाँ वो 4 वाला टर्म दिखा नहीं नहीं, अभी हीट जनरेटर सबका हीट जनरेशन ये आया कि एक रोटेशन में इतनी हीट जनरेट होगी। अब सुनो कॉलम की ब्यूटी कौन सी? यूटी कॉलम की ब्यूटी कि जब कॉइल रोटेट होगी इस तरह से पिंड उसके परपेंडिकुलर प्लेन के, तो हर बार 1/4 रोटेशन के बाद ही, मतलब एक 1/4 रोटेशन में करंट पैदा होगी ना, फिर एक पोजीशन कौन सी आएगी? अरे ये वाली। फिर उसके बाद फ्लक्स घटना शुरू होगा, सॉरी बढ़ना। जैसे पहले ये वाली पोजीशन थी, इस पोजीशन से खड़ा दो बेटा, ये आधा देखो। हाँ ये वाली पोजीशन थी, ऐसा हुआ तो तब तक क्या हो रहा था? फ्लक्स घट रहा था। इसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। फिर इसके बाद तो यानी हर बार नहीं, हर बार जो करंट प्रोडक्शन होगा वो 1/4 रोटेशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा ना। तो यानी जो एवरेज होगा वो 0 to T/4 टाइम के लिए रहेगा ना। 0 to T/4 टाइम पे रहेगा ना। उसके बाद तो वो अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट ही क्या करने वाला है? चेंज करने वाला है ना। अरे पल्ले पड़ रही है। क्या हो गया बेटा? आप जो बोल रहे थे ना वो मैंने सेम किया था, तो मैंने इधर लिमिट डाला है, उसको डायरेक्ट टी से कैंसिल कर दिया, इसलिए यही आ गया। नहीं, ये तो अभी हीट आई। अभी एवरेज बनाने के लिए इसको टाइम से क्या करना है? डिवाइड करना है ना। तो T/4 टाइम तक के लिए प्रोडक्शन होगा ना उसमें। अरे पल्ले पड़ा, यानी T/4 टाइम के लिए जब प्रोडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? ये E²/R, सर वो तो हो गया, हीट आ गई। Q, अब Q बाय तो T/, ये कहलाएगा एवरेज पावर। तो ये T से T और ये 4 to जा। अब बोलो कैसा रिएक्शन ना इरोडो ने कैसे दिया? और समझ में आई? कोई दिक्कत? ये जब तुम्हारी ये जो एग्जाम है, स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम होते थे ना, इसको बहुत पहले क्या करा था? ऑल इंडिया लेवल पर सेम करवाया था, AIEEE के नाम से। कभी देखे क्वेश्चन AIEEE?
वो AR ट्रिपल ई वाले एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन होना पड़ता है। उस समय मिस्टेक ये वाली हुई थी कि T/4 नहीं हो पा रहा, वो ध्यान नहीं दे रहा था, तो उस समय मिस्टेक चल रही थी। आया हुआ क्वेश्चन AR ट्रिपल ई का। चलो कौन सा पिक भेजा उसी में देखना पड़ेगा ना। ये फिग 3.87 का क्वेश्चन देखो। फिग 3.87 का क्वेश्चन कौन सा है? 301 पकड़ो 301 पकड़ो जल्दी। इसमें 2 क्लास रखूंगा बस।
हाँ तो लास्ट वीक में तुम्हारी 3 हो गई थी ना, तो अभी एक रखना थी इस वीक में मुझे, कि दूसरी बैचेस को भी लेना 2-2 करके, क्योंकि थर्सडे को मैं निकल जाऊंगा। तो 2 लेक्चर हो गए यार, पता नहीं किसी और की मारी गई। तारा समझ में? Long straight wire. There is a current I naught. The distance E and B from it. There are 2 other wires parallel to the former one, which are interconnected by R. A connector slides without friction along the wire with a constant velocity V, assuming the resistance of the wires, the connector, the sliding contacts, and the self-inductance are neglect control. Find the magnitude and direction of current induced in the conductor, the force required to maintain the connector's velocity constant. तो वही हॉरिजॉन्टल रेलिंग वाला केस हो गया ना ये। अरे अपन कर चुके ना, बात बस फर्क इतना था कि हमने जो किया था उसमें B कांस्टेंट था। अब इसमें B पूरे वायर की लेंथ पे क्या होगा, फ्रॉम A टू B वेरी करेगा ना। हाँ मतलब यहाँ पर अब इस वायर पे इसका जो फील्ड होगा हर पॉइंट पे वेरी करेगा, नीचे पे। तो फिर वापस आपको x डिस्टेंस पे एक छोटू पकड़ना पड़ेगा dx का, उससे उस dx वाले पार्ट पर at any instant फील्ड कितना होगा, μ0 by 4 pi 2I by x। अरे तभी होगा तो B L V will be the उस छोटू का में पैदा होने वाला EMF B छोटू की लेंथ इंटू B, या तो B रहा ना, तो into B divided by R will be the current। अरे इस करंट का नाम क्या है, C0, इसका I नॉट है, तो इसका I नॉट लिखा रहने दो। तो पहला पार्ट तो यही था ना करंट का, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द वायर। और दूसरे पार्ट में क्या है, फोर्स है। तो फोर्स बनाती है ना बिल, ये लेंथ कितनी है, हाँ B माइनस यही होगी ना, उसमें ये I की वैल्यू जाएगी, हो टपका लो। की वैल्यू में डिवाइड बाय B माइनस एक कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोल। आप इंटीग्रेट dx ऐसा
जो बी होने तो हम ऐसा इंटीग्रेट करते हैं, जो हम मूवमेंट का एरिया लेते थे पी एच ऐसा करते हैं, वो दोनों मैं तो डायरेक्ट DLV वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना, वो तो अपना डिराइव्ड है। अब L पूरी नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैंने पहले से dx लेंथ v स्पीड अगर चलता है तो उतने पार्ट पे कितना EMF डेवलप होता है। DLV तो ऑलरेडी डिराइव्ड है बेटा, वो तो अपना आगे जाने का, तो इतने पार्ट पर कितना EMF डेवलप हुआ वो बता दो, फिर उस EMF को मैंने यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट किया, फिर उसको रेशियो से डिवाइड किया, तब करंट नेट EMF निकालने के बाद नेट सीधे नहीं लगा पा रहा था मैं BLV, क्योंकि हर पॉइंट पे B वेरी कर रहा था। बोला क्या करते हैं इसे कल कोई दिक्कत ठीक। अगली क्लास में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी अपन ने